है पेज 77। ठीक है, तो फिर शब्द भाव वर्ण का सार्थक समूह अर्थ जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे पद कहते हैं। जैसे जैसे वर्णों का एक सार्थक समूह जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, यही शब्द प्रयोग होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, पद प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक में बदलने के कारण उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिसमें लिंग वचन अथवा कारक आदि में परिवर्तन होने के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक लड़का, कई लड़के, वचन के बदलने से, अब देखिए यहाँ पे वचन बदले, एक लड़का, कई लड़के, एक वचन से बहुवचन आए तो लड़के में परिवर्तन हो गया, इसलिए यानी क्या है कि ये विकारी शब्द है। फिर इसी तरह से लिंग में परिवर्तन किए, जैसे मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आ गए, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, लड़के से लड़की में, तो लड़के शब्द में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे लिंग वचन और ऐसे ही कारक में भी परिवर्तन करेंगे तो भी परिवर्तन आ जाएगा, तो इसे विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब क्या होते हैं, संज्ञा, रटने से पहले किसी भी चीज़ को एक पहचान की जाती है। डिफिनीशन रटने से पहले संज्ञा के किसी भी चीज़ की पहचान करनी हो अगर, तो कमरे हैं, अगर मान लीजिए 4 कमरे हैं, एक कमरे में इंसान है, बी वाले में जानवर है, सी वाले में मेज है, डी वाले में दूध है, तो आप ए वाले कमरे में देखा, बोला कि इंसान है, तो कैसे कहा कि इंसान है, कैसे पहचान की कि इंसान है। तो जैसे जितनी भी आसपास की चीज़ें होती हैं, मतलब कि उसको देखते ही आसपास की चीज़ें होती हैं, उसको देखा तो उसको मतलब एक नाम दे दिया कि अच्छा इस तरह की चीज़ को इंसान बोलते हैं, तो ऐसे ही पहचान की, ऐसे इंसान कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जितनी भी आसपास की चीज़ें होती हैं जो होती हैं, तो उन्हें कैसे पहचानोगे कि ये गिलास है, ये मार्कर है, कैसे चारों चीज़ों को स्पष्ट करोगे, तो इसे नाम दे देंगे। इसकी खासियत होती है, तो इसको नाम दे दिया ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, है ना। जैसे ये पेन होगा, जिसकी खासियत होगी कि मैं, उसकी एक खासियत होती है, ठीक है, उसे नाम दोगे, उसकी एक खासियत होगी ताकि दो चीज़ों में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, नहीं कहे अच्छा नहीं ये जानवर होता है, ये इंसान होता है, ठीक है, तो ऐसे ही बता दिया। जैसे ये पेन होता है तो इसकी खासियत होती है, उससे लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सी खासियत होगी। वैसे ही तो यही जो नाम दिया उसी को कहते हैं संज्ञा। नाम क्यों देते हैं, तो जिससे पहचान की जाती है, नाम क्यों देते हैं, जिससे पहचान की जा सके, जिस शब्द से किसी वस्तु की पहचान हो सके, किसी की पहचान हो सके, तो उसे संज्ञा कहते हैं। पहचान प्राणी की दे सकते हैं ना, वस्तु के नाम भी रखते हैं पहचान के लिए, स्थान का भी नाम रखते हैं कि हाँ ये भागलपुर है, ये जबलपुर है, या ये पटना है, ताकि दोनों में अंतर हो सके ना, कि पहचान के लिए नाम दे रहे हैं। और जैसे पानी को में शीतलता होती है, आग में उष्णता होती है, तो पानी का एक गुण देखा और उसे नाम दे दिया, ठीक है। वैसे ही आग का गुण को भी नाम दे दिया, उसे उष्णता। अगर उन 2 गुणों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए, यानी तो इसलिए नाम दे दिया है ना, दोनों का नाम दे दिया कि अच्छा इसका नाम आग होता है, इसका नाम पानी होता है, ताकि अंतर स्पष्ट हो जाए, ठीक है। गुण, प्रकृति, भाव के पहचान को भी पहचान के लिए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम हमारी पहचान है। जैसे बोलो कि कोई चीज़, तो क्या ये किसी चीज़ का नाम है, यदि है तो उसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 3 भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्ति कहते हैं, है ना। और इंसानों की एक खास जाति होती है, तो एक जैसे होते हैं, ये एक साथ रहते हैं, इनका एक समूह होता है, तो ये किसी खास की बात ना करके पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब जानवर, पशु, इंसान को कॉलोनी में देखो तो बोला कि हाँ ये इंसान है, पहचान कर पाए, ठीक है, ये इंसान जाति का है, तो इंसान माने जाति। किसी इंसान में किसी खास विशेष की बात करें तो उसके जैसा और कोई नहीं, इंसान में भी खास की बात करें तो उसे बोल देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। विवेक के कई नाम होंगे, उनके अलग अलग पहचान होगी, तो उस नाम को जो हम पुकार रहे हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने कितना माना था, उन्होंने संज्ञा के 3 भेद बताए थे, लेकिन अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए समूहवाचक, समूह को बोलते भीड़ बोलते ही पता चल जाता कि कई आदमी एक तरह से एक साथ खड़े हैं जिनका समूह है ना। नाम से ही आपको दिख रहा है कि नहीं, एक समूह दिख रहा है, एक भीड़ आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। लेकिन इंसान बोला तो क्या आपको भीड़ दिखती है कहीं? नहीं, लाखों इंसान है पृथ्वी पे, लेकिन उनकी भीड़ नहीं दिखती। भीड़ बोलने से भीड़ दिख जाती है, ठीक है।
अब देखिए इसी तरह अब उसे जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग से पहचान रखता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम नाप तौल खा पी सकते हैं उसे, जैसे सोना चांदी, जैसे कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी पहन सकते हैं ना, ठीक है। जिसे भी नाप तौल सको उसे द्रव्यवाचक में रखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अब जो शब्द किसी गुण दोष प्रकृति का परिचय कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। छू नहीं सकते, ये माइंड में होता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ये माइंड में होता है। जैसे बोले कि ईमानदार आदमी है, वो तो एक गुण है और उसका नाम है तो वही बोला, ठीक है। ईमानदार आदमी है मतलब एक गुण है, ठीक है। अब छू नहीं सकते माइंड में है, ठीक है। संज्ञा इज ऑल अबाउट पहचान, पहचान किसी विशेष की हो तो व्यक्तिवाचक, पहचान की पूरी जाति की हो तो जातिवाचक। पहचान अगर जिसे छू नहीं सकते तो उसे द्रव्यवाचक, जिसे छू नहीं सकते, पहचान जिसे छू नहीं सकते तो वहाँ पे होता भाववाचक, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक क्या है? किसी विशेष व्यक्ति के नाम पहचान का बोध कराने वाले शब्द, उसके जैसा कोई और नहीं होता। व्यक्तियों के नाम राधा, सीता, कृष्ण आदि अगर दो विवेक है तो अंतर कर ले जाते हैं, यानी विशेष की बात हो रही, दोनों में अंतर है, कोई एक विवेक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थानों के नाम आगरा, दिल्ली, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग है, मतलब अंतर स्पष्ट है, विशेष की बात की जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तुओं के नाम पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी, अलग अलग वस्तुओं की विशेष पहचान की जा रही है ना, कि पेन और पेंसिल में दो चीज़ रखी लेकिन विशेष पहचान कह दी गई कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ठीक है। पर्वतों के नाम आ गया, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। अब ये भी पर्वत में भी हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत, उसमें भी पहचान, विशेष पहचान कर दी जा रही है, ठीक है। देशों के नाम में भारत भी एक अलग देश है, नेपाल, अमेरिका, भूटान, तो ये सब क्या है, इनकी अलग पहचान कर दी। देश के नाम विशेष होते हैं, वे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता, किसी उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। जो ऐसे जुड़वा हो तो भी डीएनए में तो भिन्नता होती है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये भी अलग अलग नदियाँ, इनकी एक खास पहचान होती है। अच्छा, ये वाली नदी गंगा, ये वाली यमुना नदी है। राष्ट्रीयता के नाम पे जापानी, भारतीय, फ्रेंच, रूसी होते हैं, ठीक है। कि अच्छा ये भारतीय होते हैं, ये रूसी होते हैं, इनका मतलब पहचान किया जाता है इनमें, तो इसे भी कहते हैं। महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, पार्क, चौराहों आदि के नाम, प्रमुख किताबों के नाम, युद्धों के नाम, पानीपत का युद्ध, किसी खास घटनाओं के नाम। जातिवाचक संज्ञा ये संपूर्ण जाति का पहचान बोध कराते हैं। संबंधों के रिश्ते के बारे में भाई, बहन, मामा आदि। प्रोफेशन, व्यवसाय के नाम, वकील, डॉक्टर, नेता, चोर। वकील तो लाखों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वकील बोलते हैं क्या भीड़ कहीं नजर आई? नहीं, है ना, तो उसकी एक अलग से पहचान नहीं हुई, है ना, ठीक है। तो वे संबंध, रिश्तों के नाम, भाई, बहन, मामा, ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, पशु, तो ये किसी लड़के की बात हो रही, ये नहीं पता चल पा रहे किसी खास की बात हो रही, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ये पहचान, पशु, ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली की बात हो रही है, किसी विशेष की पहचान नहीं कर पा रहे तो पूरी जाति की बात हो रही, तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी गुण, दशा, अवस्था आदि का पहचान कराने वाले शब्द होते हैं। बच्चे के अंदर भाव, अवस्था, दशा, बचपन, ये होता है, मतलब बच्चे के अंदर भाव जो अवस्था या दशा होती है उसे बचपन बोलते हैं ना। इसे छू नहीं सकते हैं, है ना, ये कि इस अवस्था में कोई टेंशन नहीं होती है, किसी खास गुण को खास नाम दे दिया जाता है ना। अब जो है ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी गुण का नाम हो गया, दोष का नाम हो गया, बेईमानी। क्रोध क्या होता है? सिर पर सिलवटें आ जाती हैं तो देखा तो इसे नाम दे दिया, इसकी अलग पहचान हो गई, है ना, इसे बोल दिया क्या है, इस पहचान को नाम दे दिया, इसे क्रोध बोलते हैं। अवस्था है, दशा है ना। हर्ष क्या, आदमी के दांत निकल रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती तो इसे बोलते हैं। अब देखिए, न्यूटन को व्यक्तिवाचक बोलते हैं, वैज्ञानिक को जातिवाचक। क्योंकि प्रोफेशन का नाम है, न्यूटन किसी व्यक्ति का नाम है। यौवन क्या है? किसी अवस्था का नाम है, भाववाचक। संदूक किसी वस्तु का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण ये दिशा का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? पहाड़, पर्वत, ये क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा है। उत्साह क्या है? भाववाचक, किसी भाव का नाम है ना। दशा का नाम, अवस्था का नाम है। सेवा क्या होता है? सेवा ये भाववाचक होता है, पकड़ नहीं सकते, सेवा को छू नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ठीक है। मनुष्य जातिवाचक। सिंधु व्यक्तिवाचक है, किसी नदी का नाम। कौन सा शब्द जो किसी के नाम हो सकता है, चाहे गुण का नाम या किसी और का, अगर किसी नाम का हो सकता है तो संज्ञा की पहचान करनी है वाक्य में। अगर भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मानवता, मानव से मानवता, दयालुता,
दयालु, मदद करता है, ग्रुप बनाकर रहता है, मानव का खास गुण होता है ना। पशु में ये गुण नहीं होता, पशु में पशुत्व का गुण होता है, मानव में मानवता का गुण होता है ना। स्त्रीत्व में स्त्रीत्व का गुण होता है, खास होता है। पुरुष में पुरुषत्व का होता है, पुरुषत्व का क्या होता है, बच्चे में बचपन की दशा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी उतना उतना सही गलत का पता नहीं होता है, अभी तो गार्जियन पे डिपेंड होता है। इस दशा को नाम दे दिया, किसी के गुण, प्रकृति, दशा, धर्म आदि की पहचान कर पाते हैं। तो देखिए, तो धर्म धर्म माने किसी काम को करने का वाजिब तरीका, पाथ ऑफ राइचियसनेस, वो उस वाले धर्म की बात नहीं हो रही, ठीक है। किसी भाववाचक संज्ञा दो प्रकार से बनाई जा सकती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के पीछे प्रत्यय लगाते हैं। एग्जाम्पल, मानव में ता लगा दिया, ये मानव क्या है, संज्ञा शब्द है तो मानवता हो गया। इस तरह की संज्ञा को तद्धितांत भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। कृदंत भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, क्रिया के पीछे, धातु के पीछे प्रत्यय लगा दिया, जैसे लड़ा धनी, लड़ाई बन गई, ठीक है। तो इसी के ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कैसे बनते हैं, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक, ये जातिवाचक के प्रायः बहुवचन नहीं होते, मानवों नहीं बोलते, है ना। अब भाववाचक संज्ञा, अगर शब्द को पकड़ ना पाओ तो भाववाचक संज्ञा, पशु का एक अलग गुण होता है और इसे पकड़ नहीं सकते, पशु तो। मानव का अलग गुण होता है, मानवत्व, ठीक है। धनुष का गुण होता है धनुजता, है ना, इसे पकड़ नहीं सकते, एक अलग गुण होता है इसका। स्त्रीत्व का, स्त्री का होता है स्त्रीत्व, पुरुष का होता है पुरुषोत्तम, मित्र का होता है, रिश्ता का नाम है मित्र, रिश्ता का नाम है मित्र, और मित्रता इसे टच नहीं कर सकते। पांडित्य का एक तत्व होता है, उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है दासता का गुण होता है, दासता का भाव होता है, सेवक में सेवा का भाव होता है। विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताएंगे, एंड संज्ञा तो किसी चीज़ की पहचान कराएंगे, ठीक है। अब कभी कभी संज्ञा को विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, संज्ञा को विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा, इसे पकड़ नहीं सकते, एक गुण, एक दशा है। सुंदर है सुंदरता, सौंदर्य, इसे बोलते हैं कभी कभी वीर का वीरत्व या वीरता, वीरता का तत्व है उसमें। और क्या है, सर्द से होता है सर्दी, भाव सर्दी का है। चतुर से है चतुराई, चतुरता। और बेईमान से बेईमानी, है ना। तो इसमें क्या हो गया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर बना रहे हैं। तो लड़ाई, लड़ना से हो गया लड़ाई, लड़ने का जो भाव है लड़ाई का भाव है, लड़ना, लड़ाने में जो भाव है लड़ाई का भाव है। कृदंत, क्योंकि क्रिया से में जोड़ कर बनाई गई है। सीना, कपड़े सीना वाला, तो इसका हो गया सिलाई, कपड़े सीने में सिलाई का भाव है, ठीक है। छापने में छपाई का भाव है, सजने में सजाई का भाव, सजावट का भाव है, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है निज, निज मतलब स्वयं, निजता, निजत्व। अपना में कौन सा भाव है, अपनत्व, अपनापन का भाव है। मम में कौन सा तत्व है या कौन सा भाव, ममत्व का भाव है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शीघ्र से शीघ्रता, समीप से समीपता का भाव है ना। समूहवाचक संज्ञा, ये समूह को बोध कराते हैं, समुदाय, ग्रुप का बोध कराते हैं। ज्ञान परिचय कराने वाले शब्द उस चीज़ का नाम ही क्योंकि ग्रुप में है। लोकसभा मतलब उस चीज़ का नाम इसीलिए है क्योंकि ग्रुप का भाव आ रहा है, एक अलग भाव आ रहा है ना, उस चीज़ को एक पहचान अलग हो रही है। जैसे लोकसभा तो एक समुदाय, भीड़ नज़र आती है ना, जिसमें कई लोग बैठे होंगे, 545 लोगों का समूह है, ठीक है। अब भीड़, भीड़ क्या होती है कि पहचान है, एक अलग झुंड सा नज़र आता है, ठीक है। झुंड में क्या है, नीलगाय का झुंड ग्रुप में अपने आप में एक नज़र आता है, जैसे नीलगाय का झुंड बोले, ठीक है। मानव को सोचते तो भीड़ जैसा कुछ फील नहीं होता, कई तरह के मानव दिखे, जाति का तो बोध हुआ लेकिन समूह नहीं दिखा। भीड़ में क्या है, समूह दिखा, मतलब समूह का बोध हो रहा है। समूहवाचक संज्ञा कार्डलेस, भीड़, झुंड, गुच्छा, सभा, परिषद, कमेटी, आयोग आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तोल सकने वाली हर एक वस्तु कार्डलेस। द्रव्यवाचक संज्ञा खा पी सकते हैं, ठीक है, पहन सकते हैं, जैसे दही, दूध, ये खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है ना। सोना चांदी पहन सकते हैं, गेहूँ चावल खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। अब विशेष प्रयोग क्या हो, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी होते हैं, गोस्वामी जी हैं। अब गोस्वामी एक जाति होती है, कई लोग होते हैं, बट यहाँ विशेष व्यक्ति की बात हो रही है तो कार्डलेस व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है तो पुरी एक, कई जगह के पुर हो सकते हैं ना, एग्जामपुर, और भी तमाम के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो है एक खास पहचान की जा रही है ना कि जगन्नाथपुरी की यात्रा या रथ यात्रा को विशेष नाम देकर, रथ यात्रा का विशेष नाम देकर, रथ यात्रा का विशेष नाम देकर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे जगन्नाथपुरी। अब वाक्य पढ़ो, अर्थ को जानो। आज देश में कई जयचंद हैं। जयचंद को देशद्रोही माना जाता है, गौरी को दिल्ली बुलाया जाता है। तो जयचंद एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसका
इस्तेमाल ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है जो देशद्रोही हैं। तो जाति के रूप में स्त्री इस्तेमाल हो रहा है। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा निम्न में कौन से भाववाचक संज्ञा? शत्रुता वीर गुण होता है, विशेष होता है मनुष्य, और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। गुरु क्या होता है? गुरु भी जातिवाचक संज्ञा होता है। निम्न में व्यक्ति, गुरु में पता नहीं कौन सा है, ठीक है। व्यक्ति में निम्न में व्यक्तिवाचक है, यमुना है। गाय, पहाड़, आम तो कई हो सकते हैं। यमुना किसी नदी का विशेष नाम हो गया। कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन? सुंदर। सुंदर एक विशेषण है। जवान, बालक, मनुष्य, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा मिठाई नहीं है। इसको टच कर सकते हैं। मिठाई की जाति होती है, सभी प्रकार की मिठाई की बात हो रही है, इसे खा सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का है। सेना से समूहवाचक, दुख से भाववाचक आ रहा है ना। दुख से और श्याम से आ रहा है व्यक्तिवाचक। अब बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, भाववाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है। सत्सई शब्द से 7 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह बिहारी जी का है ना, तो सत्स। तो यह समूहवाचक संज्ञा शताब्दी में भी होता है, जैसे गुच्छा चाबियों का, इसमें भी गड्डी नोटों की, इसमें भी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के संबंध में सत्य क्या है? संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते, मानवता के बहुवचन नहीं होते, सभी सत्य हैं इसमें, ठीक है। संज्ञा के शब्द में क्या सत्य है? संज्ञा विकारी शब्द, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते, सभी सत्य हैं, मानवता के बहुवचन भी है। अब विजयदशमी क्या है? दशहरा, व्यक्तिवाचक। विजयदशमी, दशहरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी विशेष त्यौहार की बात की जा रही है ना। दशहरा, विजयदशमी को भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, इन सभी से होता है। और क्या है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक है। गोस्वामी जी हैं, ये भी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अब राम भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है? 193 देश है, इसमें समूह की बात हो रही है, ठीक है। और इसके सचिव क्या है? एंटोनियो निकोरस हैं, ठीक है। कोमल क्या है? जातिवाचक है। कोमल क्या है? जातिवाचक है। अब देखिए विशेषण। विशेषण विकारी शब्द होता है, क्योंकि लिंग वचन कारक के कारण बदलने के कारण बदलती है। लाइक, लिंग बदलने से काला का काली लड़की हो गया, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, खासियत बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ही काला बोला तो एक विशेषता है। गाय की विशेषता क्या है? काली है। अब काली गाय लगाने से केवल काली गाय के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब अर्थ सीमित कर देता है विशेषण। गाय की वो गाय, विशेषता क्या है गाय की? कि वो काली है। खासियत क्या है? काली है। विशेष, जिन शब्दों की विशेषता खासियत बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। काली गाय में गाय होता है, पीले फूल में पीला होता है, 100 आदमी में आदमी होता है, ठीक है। विशेष से और है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं जिनसे खासियत का पता चलता है, कोई विशेष खासियत का पता चलता है। लाइक 100 आदमी में 100 विशेषण है कि हाँ 100 आदमी है। अब प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार होते हैं। विधेय विशेषण प्रयोग, मोहन बुद्धिमान है, तो इसमें क्या हो रहा है? विधेय विशेषण, जिसमें क्या हो रहा है कि विशेषण खासियत बाद में होती है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब खासियत पहले होती है तो विशेषण विशेष से बोलते हैं। जैसे काली गाय, तो यहाँ पहले आया तो इसे विशेषण विशेष से प्रयोग के आधार पर बोलते हैं। ये होते हैं विधेय विशेषण के प्रयोग। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार होते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं या खासियत बताते हैं, खासियत को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जैसे मोहन बुद्धिमान है, ये तो नॉर्मल खासियत है, ठीक है। लेकिन मोहन बहुत बुद्धिमान है, मतलब कि इसको लीक से हटा के सबसे अलग दिखाया जा रहा है ताकि सब लोग ध्यान दें। बहुत बुद्धिमान है, खासियत को भी बढ़ाकर चढ़ाकर बताया जा रहा है ना, तो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है कि ताकि पब्लिक देखे, तो बहुत क्या हो गया यहाँ पे प्रविशेषण हो गया। अब विशेषण के भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 सेंटेंस में देख लेते हैं। राम दयालु है, 20 रुपये दीजिए, 10 लीटर दूध दीजिए, यह मेरी कार है। तो राम दयालु, दयालु निर्दय व्यक्ति के गुण होते हैं। लाल काला रंग के गुण होते हैं। दशा के भी गुण होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है क्या है? रुपए की संख्या मान ले तो संख्यावाचक है, 20 रुपये दीजिए। जैसे अब 2 लीटर दूध दीजिए, नाप तौल सकते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है ना, तो कार से पहले क्या आ गया? कार बहुत अच्छी है, वह बहुत तेज़ दौड़ती है। तो यहाँ क्या है? यह सर्वनाम, वह जो है इसमें यह सर्वनाम है, क्योंकि
अपने से पहले संज्ञा के स्थान पे आया। लेकिन अब क्या है कि बिना संज्ञा अपने से संज्ञा वाले पहले स्थान पर रख दिया गया। मतलब यह के आगे अगर कोई संज्ञा नहीं है तो इस संज्ञा से और यह के आगे कोई संज्ञा नहीं हो तो जब संज्ञा के पहले आता है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बाद में आता था तो उसके से सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता था तो ये सर्वनाम हो जाता था, लेकिन अब संज्ञा से पहले आ रहा है ना, तो इसे बोल दिया सार्वनामिक विशेषण बोल दिया। अब गुणवाचक क्या होता है? यह ना तो संज्ञा का परिमाण होती ना तो सार्वनामिक होती है। लाइक ऐसे भी एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। गुण में अच्छा देखिए, गुण में क्या होता है? यह ना तो संख्या होती है ना तो परिमाण होती है ना ही सार्वनामिक होती है। लाइक ऐसे भी एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, गुण में दशा गुण अवस्था की बात होती है। ठीक है, तो अब दशा में कौन कौन से गुण हो सकते हैं? भारी हल्कापन। अवस्था में क्या हो सकते हैं? बूढ़ा जवान। रंग में क्या हो सकते हैं? काला और पीला के गुण की बात हो सकती है ना। स्थान में क्या हो सकती है? ये बाहरी व्यक्ति है, ये स्थानीय व्यक्ति है। और काला में क्या हो सकता है? एक विशेष काला के गुण की क्या बात? काल के गुण की पास हो सकती है प्राचीन है, ये नूतन है। ठीक है, क्या काला संख्या बता रहा है? नहीं। क्या काला नापने तौलने की चीज़ बता रहा है? नहीं। काला क्या सर्वनाम है? नहीं। ठीक है, तो अपने आप गुणवाचक विशेषण होता है। तो बाहरी आदमी का आना मना है, तो आदमी की खासियत क्या है? बाहरी है। यह प्राचीन मंदिर है तो मंदिर की खासियत क्या है? प्राचीन है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की संख्या के ज्ञान बोध कराते हैं। दो प्रकार का होता है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में अब गणनावाचक में होता है पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? 1 2 3 ऐसे। और निश्चित संख्यावाचक की अभी बात कर रहे हैं। अपूर्णांक में होता है कि 2.5 1/4 है ना, 1/4 दूध दीजिए, ऐसे ऐसे। जो संख्यावाचक के परिमाणवाचक में आ गया है ना। संख्यावाचक की बात हो रही है। निश्चित अनिश्चित। निश्चित में गणनावाचक, फिर क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा। जैसे कि राशन की लाइन में खड़े हैं तो अधिकारी बोलता है कि पहला व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति की खासियत क्या है? कि वो पहला है। ठीक है, क्रम से है, क्रमवाचक हो गया। आवृत्ति क्या होता है? इसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है। जैसे दिन दूनी रात चौगुनी। जैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, तो दिन में 2 गुनी, रात में 4 गुनी, फिर इसके बाद अगले दिन वही चीज़ रिपीट होगी। तो निश्चित चीज़ का रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हो गया संख्या, आवृत्तिवाचक हो गया। फिर समुदाय बोधक होता है संख्यावाचक में। चौथा प्रकार क्या होता है? समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में क्या होता है कि आप ग्रुप को बुलाया जाता है। जैसे कि दोनों लड़के इधर आए, वहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं तो बुलाए दोनों इधर आओ, दोनों वापस आओ, तो इसमें समुदाय को बोध किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो संख्यावाचक है। ठीक है, प्रत्येक वाचक, हर एक एक एक, तो 2 2 व्यक्ति को दान दीजिए, तो इसमें हर 2 2 व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो हर एक को दान देते हैं, प्रत्येक की बात हो रही है ना। तो मतलब कुछ कुछ को दान दे रहे हैं ना, कुछ कुछ को बुला के दान दे रहे हैं। ठीक है, हर 2 2 को। ठीक है, समुच्चय बोधक में क्या होता है कि एक समूह का नाम दे दिया जाता है, निश्चित समूह का नाम। जैसे दर्जन, 2 दर्जन केले दीजिए, तो दर्जन में क्या है? समुच्चय बोधक संख्यावाचक विशेषण है ना, संख्यावाचक विशेषण है। और संख्या में भी ये क्या था? निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे कुछ विद्यार्थी आए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी आए हैं। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण नापने तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, नापने तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित मात्रा होती है, अनिश्चित होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित होते हैं। 2.5 तोला सोना दीजिए और बोलते हैं थोड़ा दूध दीजिए, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें नाप ये अनिश्चित संख्यावाचक में नहीं आएगा क्योंकि नापने तौलने की बात हो रही है। अच्छा, संख्यावाचक में नहीं आएगा क्योंकि इसे नापने तौलने की बात हो रही है, थोड़ा दूध में। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है। 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। जो ओरिजिनल सर्वनाम के शब्द होते हैं यह वह। ठीक है, और यौगिक सार्वनामिक क्या होता है? जिनमें काट छाट की जाती है, ऐसा वैसा, यह से बना ऐसा, वह से बना वैसा। तो मतलब सार्वनामिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, यह मेरी कार है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सर्वनाम होते हैं, यह जैसे हो गया, यह से बना ऐसा, यौगिक सर्वनाम जिसमें काट छाट की जाती है, और वह से बना वैसा। ठीक है,
विशेषण की तुल्य अवस्था क्या होती है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में जब किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते, देवताओं में कार्तिक का स्थान उच्च है। अब उत्तरा या मध्यमावस्था जब दूसरे से तुलना करते हैं, है ना, तो कार्तिक की तुलना में गणेश जी का स्थान उच्चतर है। फिर उत्तमावस्था में क्या है? बेस्ट बनाना होता है सभी से, तो उच्चतम बोल देते हैं, ठीक है। निम्न में से विशेषण विशेष पद है, तो विशेष पद क्या है? अग्नि। अग्नि की एक विशेषता बताया जाता है कि अग्नि उष्ण होती है, ये सब ऐसे बताया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्रतिभा संपन्न छात्र की विशेष से प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो प्रतिभा संपन्न विशेषण है, मेधावी हो गए, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन विशेषण नहीं है? तो भयभीत, भीरु, निर्भीक विशेषण। अब भय क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है? लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित है? तो संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, प्रत्यय विधि, क्योंकि लोभ धन ई बना के बनाया तो प्रत्यय विधि हो गया, ठीक है। उत्साह शब्द का विशेषण है तो उत्साहित हो गया, ठीक है। ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, रेखांकित शब्द है ऐसा, इसमें क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। मौलिक में क्या होता है? यह वह आता है। परिमाणवाचक में आप जानते ही हैं, परिमाणवाचक में 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित अनिश्चित। जिसे थोड़ा दूध दीजिए और 2.5 तोला दूध दीजिए, ठीक है, परिमाण हो गया। ऐसा गुणवाचक आप जानते ही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण चुने, तो भलाई, मिठास, स्वयं, थोड़ा, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक वाचक विशेषण है। विशेष से आने वाले विशेष से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं, है ना। विशेष से आने वाले विशेषण को कहते हैं, विशेष से आने वाले विशेष से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं विशेषण विशेष्य, ठीक है। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं विशेषण विशेष्य। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। क्या है? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बच्चों में क्या है? बच्चों को गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है। रेखांकित शब्द में कुछ बच्चे, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, कुछ है ना। बच्चों को गिन सकते हैं, ठीक है। अब गली के प्रारंभ में दूसरा हमारा मकान है, तो दूसरा क्रमवाचक बता रहा है ना, क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक में क्या होता था? 1/4। गणनावाचक में तो कई प्रकार हो गए थे ना। निश्चित संख्यावाचक मतलब पूर्णांक आ गया था, ठीक है। गणनावाचक में आवृत्ति में क्या आ गया था? दिन दूना रात चौगुना। और समुदाय में क्या आ गया था? दर्जन का नाम दे दिया था। और ये सब किसके अंतर थे? संख्या परिमाणवाचक विशेषण के। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में गणना वाला आया था, गणना में पूर्णांक और अपूर्णांक आया था। तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा क्या है? अच्छा, इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या है? विधेय विशेषण है, क्योंकि जो विशेषण शब्द है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। विशेषण शब्द जो है बाद में आ रहा है। नीली शाही में प्रयुक्त विशेषण है नीली, गुणवाचक है। विशेषण के संबंध में कौन सही है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थ सीमित करते हैं और संज्ञा का बोध कराते हैं, तो ये सभी सही हैं, ठीक है। वो प्रयुक्त सभी वाला ऑप्शन होगा। चारों लड़के बदमाश हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? समूहवाचक की बात हो रही। समुदाय बोधक यहाँ समुदाय। चारों लड़के, तो गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों में हमारी अपेक्षा है, यह सरकार महिलाओं का अस्पताल है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं होता, महिलाओं का सरकारी अस्पताल। गीता क्या है? सार्वनामिक संख्यावाची गुणवाची। अच्छा, गीला तो गुणवाची है, ठीक है। विशेष से बताते, क्या बताते हैं? विशेष से बताए। इसमें से कौन सा विशेष से हैं? आकाशीय, आराध्य, आश्रित। तो इसमें क्या है? आकाश, ठीक है। अब 1.25, 1.25 ये क्या है? अपूर्णांक बोधक है, ठीक है, गणनावाचक है और संख्यावाचक है, ठीक है। राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, तो राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है। अच्छा, इसमें क्रमवाचक में पहला दूसरा हो गया, पूर्णांक बोधक में 1 2 3 हो गया, समुदाय बोधक में समुदाय में समूह की बात बोल रहे हैं, दोनों तीनों इधर आओ,
ठीक है। राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है। इसमें विशेषण की बात की जा रही है, तुलनावाची विशेषण की बात की जा रही है, न गुणवाची की बात हो रही है, न परिमाणवाची की बात हो रही है। ठीक है, परिमाणवाची में क्या होता है, परिमाण की बात होती है। ठीक है, नाप तोल सकते हैं। इसमें क्या है, क्रिया। अब हमने पहले शब्दों को देखा, प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। इसी में क्रिया को देखते हैं, लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, तो खेलता से खेलती में बदल गया, तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण को देखे थे। अब विवेक, ये विवेक तो है हर जगह, विवेक तो अजीब लग रहा है ना। विवेक, ये विवेक की जगह वह इस्तेमाल किया ताकि आराम हो जाए। ठीक है, सर्वनाम का इस्तेमाल किया। अब क्रिया क्या होती है, राम खाना खा रहा है, मास्टर से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, राम दौड़ रहा है, तो राम मास्टर और राम को हटा दिया। फिर इसके बाद जो है ये मास्टर क्या जातिवाचक, राम क्या लेकिन खाना को हटाया, खाना माने क्या होता है, द्रव्यवाचक है, और बच्चे को हटा दिया, ये जातिवाचक है। फिर इसके अलावा जितने हैं उससे क्या पता चल रहा है, इन शब्दों के अलावा जितने शब्द हैं उनसे क्या पता चल रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, काम किया जा रहा है। जिन शब्दों से इस बात का ज्ञान अथवा बोध होता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं, जिन शब्दों से काम के होने अथवा कार्य के किए जाने का बोध होता है क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खा रहा, पढ़ना, दौड़ना, सोना, जिन शब्दों से काम के होने अथवा किए जाने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, किसी एक्टिंग सोने की कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्टिंग कर रहे हैं तो मतलब कोई काम करके दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है। धातु शब्द क्या होता है, क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है अथवा बने होते हैं, है ना। क्रिया या क्रिया शब्द मूल रूप से धातु, उस मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा, तो क्या हो रहा है कि पढ़ा जा रहा है ना। क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो तीनों में क्या हो रहे हैं, पढ़ मूल शब्द है ना। तो जिस मूल शब्द से क्रिया क्या है, भाषा, भाषा का मूल शब्द यानी धातु क्या है, भाष कह, भाषा का मतलब होता है कहना, बोलना होता है। पढ़ना का होता है पढ़, लिखना का होता है लिख। धातु में परिवर्तन करने या प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यौगिक धातु। ठीक है, तो धातु के दो मूल धातु होते हैं, तो भाष, पढ़, तो इसके और टुकड़ा नहीं हो सकते। यौगिक धातु क्या होता है, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से बने होते हैं। फिर प्रत्यय आदि लगाने से इसमें क्रिया में बदल जाते हैं। जैसे अब क्रिया के रूप या भेद क्या होते हैं, क्रिया के शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे, किस आधार पर हुई, इस आधार पर बांटते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, यौगिक। और रचना के आधार पर क्या होते हैं, क्रिया को जो रचा है वो कर्म के साथ रचा है या कर्म के बिना रचा है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो और एक जिस आधार पर रचा गया है, कर्म के साथ रचा है कि कर्म के बिना रचा, तो अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक हो गया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया देख लेते हैं। जैसे नाम, जैसे काम कर रहे हैं लेकिन करने का स्रोत क्या है, प्रेरणा का स्रोत क्या है, दशरथ माझी है। ठीक है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे किसी अन्य से करता है। ठीक है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे या अन्य से किसी से कराता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रेरणा के स्रोत क्या है, दशरथ माझी हैं, तो कर्ता ने ए को कहा और ए से बी को कहा, तो प्रथम ए से अगर करवाया तो ठीक है, और ए ने ए के थ्रू बी से करवाया तो द्वितीय व्यक्ति से कराया तो द्वितीय प्रेरणार्थक बोलेंगे, और प्रथम व्यक्ति से कराया तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराने हेतु प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अगर अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक के रूप में इस्तेमाल हो रही है तो अकर्मक भी सकर्मक के रूप में होती है। अब प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, अब मूल क्रिया में प्लस आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्रिया प्लस वाना प्रत्यय होता है। खेलना में क्या हो, प्लस आना लगा गया, खिलाना हो गया, खेल में वाना खिलवाना हो गया। ठीक है, खेलना में वाना लग गया, खिलवाना हो गया। ठीक है, राम बच्चों को फुटबॉल खिलाता है, तो राम सिखाता है या खिलाता है ना, राम सिखाता है। अब राम कोच द्वारा बच्चों को फुटबॉल खिलवाता है, तो यहाँ पे क्या है कि राम भी किसी दूसरे से
ये काम करवा रहे हैं, वही काम करा रहे हैं जो खिलाने का। जोकर बच्चों को हंसाता है, माँ भोजन बनवाती है। अब जोकर बंदर द्वारा बच्चों को हंसवाता है, माँ राधा से भोजन बनवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहे हैं। नाम धातु क्रिया, ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे लाठी धन आना, लठियाना संज्ञा है, और पुलिस जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उसे लठिया रही है। ठीक है, सर्वनाम प्लस आना, आना प्रत्यय लग गया तो अपनाना, गोल विशेषण शब्द है उसमें आना लग गया तो गोलियाना हो गया। जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये चीज़ गोलिया रही है। ठीक है, ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं तो उसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे लठी धन आना, पुलिस जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं लठिया रही है। ठीक है, अपनाना है ना, सर्वनाम है, संज्ञा क्या था, लाठी था, और गोल क्या है, विशेषण था, है ना, ये चीज़ गोल है। तो आना हो गया गोलिया रही, गोल गोल घूम रहे तो बोलते हैं ये चीज़ गोलिया रही है। तीसरी व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया का भेद है वो यौगिक क्रिया है। यौगिक का मतलब किसी चीज़ को जोड़ दें, है ना, 2 धन 4 को करके 6 कर दे। 2 स्वतंत्र क्रियाएं एक साथ होकर एक काम करते एक कार्य के होने या किए जाने का ज्ञान कराती हैं। जहाँ 2 क्रियाएं होती हैं स्वतंत्र होती हैं लेकिन एक मतलब निकालते हैं, जैसे खाना खिलाना, चलना चलाना, हंसना हंसाना। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस हंसना हंसाना हो रहा है। तो खाना और खिलाना दोनों स्वतंत्र है लेकिन दोनों मिलकर एक ही क्रिया को बता रही हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्व की क्रिया के संपन्न होने के बाद ये शुरू होने वाली क्रिया। ठीक है, तो पहचान क्या होती है, क्रिया शब्द के अंत में कर लगा होता है। ठीक है, राधा नहा कर खाना खाएगी। राधा क्या कर रही है, नहा कर खाना खाएगी। तो खाना खाने की क्रिया नहाने पर डिपेंड करती है। पहले नहाने वाला काम होगा, उसके बाद जो है खाना खाने वाला काम होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। कर शब्द खान, राम खा कर बात करेगा। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, क्रिया अपने रूप को एक दूसरे का अनुसरण करती है, जैसे फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, गुर्राना। रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो कर्म के साथ होते हैं, कर्म के बिना होते हैं। कर्म के साथ होते हैं कर्म सकर्मक क्रिया बोलते हैं, कर्म के बिना होते हैं अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बिना कर्म से अस्पष्ट नहीं होता, जैसे कि अर्थ स्पष्ट नहीं होता कि राम खेलता है, तो यहाँ पे क्या खेलता है, बैट खेलता है कि बाल खेलता है कि बेसबॉल खेलता है, क्या खेलता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। और इधर दूसरी तरफ बोला राम सोता है, तो सोते से ये बोलते हैं क्या कभी कि राम क्या सोता है, किसे सोता है, ये सब तो नहीं बोलते हैं। कहेंगे ये कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो राम सोता है तो अपने आप में स्पष्ट हो जा रहा है। जैसे घर पे गए, पूछे आंटी जी राम क्या कर रहा है, तो बोले सो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं पूछते कि राम क्या सो रहा है। ठीक है, समझ जाते हैं, पूरा स्पष्ट हो रहा है कि हाँ सोने का काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहते राम खेलता है, तो घर पे गए पूछे आंटी जी से क्या कर रहा है, कहीं खेलता है, तो इससे स्पष्ट नहीं हो रहा राम वीडियो गेम खेल रहा है कि इंडोर गेम खेल रहा है कि कोई और गेम खेल रहा है कागज़ का बना के। ठीक है, तो वही क्या अर्थ स्पष्ट हुआ राम खेलता वाले में, यानी कोई सवाल ना हो तो अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे सवाल है, लेकिन अब जब राम सोता है तो फिर सवाल आता है कि राम किसे सो रहा है, क्या सो रहा है। तो सोता शब्द अपने आप में अर्थ स्पष्ट दे रहा है। तो इसमें जो है सकारात्मक में कौन से होते हैं, खेलना क्या खेल रहा है, खाना क्या खा रहा है, पीना क्या पी रहा है, गाना क्या गा रहा है, गाना गा रहा है, और लिखना क्या लिख रहा है। ठीक है, अब दौड़ना में क्या होता है, क्या दौड़ रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, बस 2 पैरों पे आगे बढ़ते हैं उसी को दौड़ना बोलते हैं। दौड़ रहा है मेरा बेटा, क्या दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं पूछते। क्या खा रहे हैं, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो दौड़ना, हंसना, क्या हंस रहा है ये नहीं बोलते, क्या रो रहा है ये नहीं बोलते, क्या चल रहा है ये भी नहीं बोलते, क्या उड़ रहा है ये भी नहीं बोलते, है ना। राम उड़ रहा है तो ये थोड़े बोलते क्या उड़ रहा है, राम उड़ने का काम हो रहा है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया एक होती है लेकिन कर्म 2 भरते हैं। क्रिया का प्रभाव 2 कर्मक होता है, जैसे पढ़ाने का प्रभाव बच्चों एंड व्याकरण पर पड़ता है। ठीक है, राम बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट कर्म क्या है, बच्चे, दूसरा क्या है, व्याकरण। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है, खा रहा, चल रहा, खा रहा है, चल रहे थे। तो ये है और थे शब्द क्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है,
तो इन विशेष छोटे शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ दो क्रिया एक साथ संयुक्त रूप से कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं, है ना। दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती। जैसे खाना खिलाना में दोनों स्वतंत्र थी ना, खिलाने में दोनों स्वतंत्र, क्या हो रहा है, खाना भी हो रहा है और क्या हो रहा है, खिलाना भी हो रहा है, ठीक है, ये भी कह सकते हो। दोनों स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। फिर इसके बाद क्या था? पुलिस को देखते ही चोर चौंक उठा। तो चौंकना अलग, उठना अलग, है ना। इन दोनों को संयुक्त रूप से करने पर विशेष अर्थ निकला। पुलिस के देखते ही चोर चौंक, ऐसे बोले तो एक एक ही को स्वतंत्र रूप में यूज किया तो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। या ऐसे बोले पुलिस को देखते ही चोर उठा, इसमें समझ में नहीं आ रहा, अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा। अब देखिए 12 प्रकार की संयुक्त क्रिया होती है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, तो कोई कार्य आरंभ होने की बात हो रही है, बजने लगा, सोने लगा, ठीक है। अब समाप्ति बोधक कार्य के समाप्त होने की बात हो रही है, जिसे वो जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दे चुके हैं, पीएम जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो क्रिया हो रही है, ठीक है। आकस्मिकता बोधक में क्या होता है? इमरजेंसी, अचानक, तुरंत, तत्काल की बात हो रही है। तो चल पड़ा, निकल पड़ा, जैसे हरी बत्ती मिलते ही गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। तो मतलब तुरंत निकल पड़ी, है ना। यहाँ संयुक्त क्रिया हो रही है। नित्यता बोधक, इसमें काम को रोज यानी रोज, नित्य अभ्यास, नित्य होने की बात सूचना मिलती है। बहती रहती है, रहते हैं, बहता है। नदी बहती रहती है, लगातार काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। अभ्यास बोधक में क्या होता है? यहाँ अपने आप काम नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई कर रहा होता है वो अभ्यास, ठीक है। पढ़ता रहता है, खेलते रहते हैं, तो वो तो पढ़ता रहता है, तो यहाँ पे अपने आप नहीं होता बल्कि किसी द्वारा होता है। शक्यता बोधक, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, कर सकता हूँ, यह काम मैं भी कर सकता हूँ। तो कर सकना क्या है? शक्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। आवश्यक अवकाश बोधक, बीच में आपको समय मिला हो, तो थोड़ा गैप मिला हो, तो सो पाया, आ पाया, है ना। बड़ी मुश्किल से सो पाया, अर्थात बड़ी मुश्किल से आपको समय मिल पाया, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है? अनुमति बोधक, किसी को अनुमति या आज्ञा दो, है ना, जाने दो, आने दो, करने दो, ठीक है। मतलब बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया, इसमें तो मतलब बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाए, है ना, आपको समय मिल पाया सोने का, ठीक है। अनुमति बोधक में क्या होता है? किसी को अनुमति, आज्ञा देते, जाने दो, आने दो, करने दो, तो उसे ये करने दो, ये काम करने दो, तो ये अनुमति बोधक हो जाता है, ठीक है। इच्छा बोधक क्या होता है? इच्छा बताते हैं, जैसे सुनना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, तो इच्छा बताई जाती है, ठीक है। अनुमति बोधक में क्या होता है? किसी को अनुमति, आज्ञा देते हैं, है ना, उसे ये काम करने दो, ठीक है। इच्छा बोधक में इच्छा बताते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, जैसे। अब निश्चय बोधक में क्या होता है? किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि किसी चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चय होता है, मैं बन कर रहूँगा, तो ये दरोगा मैं बनूंगा, ठीक है। आवश्यकता बोधक क्या होता है? जब किसी चीज़ की आवश्यकता दिखानी हो कि निभाना पड़ता है, जाना पड़ता है, हमें हर रोज़ कार्य पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर कोरोना में उस चीज़ की ज़रूरत हो, है ना, डॉक्टर्स को कोरोना में उस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अतिशयता बोधक क्या होता है? अपने साथ जो हुआ आवश्यकता या जो हुआ तो मन के भावों को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। उम्र बीत गई, थक चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि कोरोना काल में ज़रूरत पड़ती है तो वही जाना पड़ता है, तो वो हो गया, आपका हो गया आवश्यकता बोधक। तो ठीक, अतिशयता बोधक में क्या हो गया? तुम्हारा इंतजार करते करते उम्र बीत गई, ऐसा ऐसा हो गया। फिर नाम बोधक क्रिया में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय नहीं लगाते बल्कि पूरी पूरी क्रिया इस्तेमाल करते हैं, गोली मारना, आँख उठाना, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया में प्रत्यय लगाते हैं, लाइक। नाम धातु क्रिया में लाइक संज्ञा विशेषण में प्रत्यय, लठि, धन, आना। लेकिन नाम बोधक में क्या होता है कि पूरी पूरी क्रिया लगा देते हैं, ठीक है। अब अव्यय होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी, इसलिए क्योंकि
परिवर्तनशील होते हैं। विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि परिवर्तनशील होते हैं, इसमें परिवर्तन आता है। अगर लिंग कारक वचन में परिवर्तन कर दे तो इसमें परिवर्तन आ जाता है। इसमें आते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अविकारी में क्या होते हैं, इसलिए अविकारी कहते हैं क्योंकि परिवर्तन नहीं आता है। लिंग वचन कारक में परिवर्तन के अनुसार इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के डेफिनेशन से पहले दो वाक्य देता हूँ, जैसे राधा वहाँ जाएगी, राम वहाँ जाएगा, लड़के वहाँ जाएंगे, लड़का वहाँ जाएगा। तो वचन में परिवर्तन से वचन में परिवर्तन, लिंग में परिवर्तन, चारों में लिंग वचन में परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आया। आश्चर्य में ऐसे बोलना है, ठीक है। तो क्रिया में परिवर्तन आया, इसलिए अविकारी शब्द क्रिया को बोलते हैं। जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएगा, ठीक है, जाएगी, लेकिन वहाँ में परिवर्तन ही नहीं आया, तो उसे लिंग वचन अथवा कारक में परिवर्तन के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे अव्यय कहते हैं। अचानक, वहाँ, धीरे धीरे, इसलिए, वाह। अर्थ के आधार पर अव्यय दो को चार भागों में बांटा गया। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, तो राम धीरे धीरे खिलता है, लड़के धीरे धीरे पढ़ लिखते हैं, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब। तो अब अव्यय कौन सा है, तो अव्यय जो लिख रहा है उसकी विशेषता है, खासियत है, वो धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। राम तेज तेज लिखता है, तो राम, राधा की विशेषता तो नहीं बताई है कि राम तेज है, होशियार है, या तेज है, होशियार है। लिखने की खासियत इसका मतलब बताई जा रही है, क्योंकि वही दूसरा शब्द है कि धीरे धीरे लिखता है। तो इसके चार भेद होते हैं, बाद में देखेंगे क्रिया विशेषण के। अब संबंध बोधक अव्यय में ये भेद हमने अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। बस के ऊपर बंदर बैठा है, तो संज्ञा सर्वनाम बस हो गया। फिर इसके बाद बंदर बैठा है, बस के नीचे भी बैठ सकता है, बस के ऊपर भी बैठ सकता है, यानी एक संबंध है ऊपर बैठने का, है ना। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग के साथ संबंध बताया जाता है, सो कॉल्ड एज संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक में क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो अन्य वाक्यों या वाक्यांशों को, दो अन्य को जोड़ने का काम करते हैं, क्या एक तरह से पुल का काम करते हैं। जैसे पुल क्या होता है, एक तरफ की सड़क को दूसरी तरफ की सड़क से जोड़ने का काम करती है। जैसे अर्जुन और भीम भाई थे, तो अर्जुन और भीम को और जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। स्त्रीलिंग भी आए तो भी और में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से और, अथवा, किंतु, परंतु, एवं, तथा, ठीक है। विस्मयादि बोधक में क्या आते हैं, इस तरह के शब्द मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। वाह, मज़ा आ गया, क्या क्लास है। तो ये हमेशा रहेगा। लड़का लड़की कोई भी हो, वो वाह ही कहेगा, वो वाहो नहीं कहेगा, ठीक है। इसमें आपको मन में गुस्सा, घृणा आदि आ सकता है, ठीक है। इसमें गुस्सा, घृणा आदि आ सकता है। अब निपात भी अव्यय होते हैं, लेकिन अव्यय का भेद नहीं है। निपात वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के काम में आते हैं, क्योंकि अव्यय का भेद नहीं होता, क्योंकि अव्यय का अर्थ होता है और निपात का अर्थ नहीं होता। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अर्थ के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उदाहरण से समझने की कोशिश करना ऊपर वाले टाइप को, ठीक है। राम बाहर गया, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अभी नाम नहीं दिया है, स्थानवाचक पहले समझ लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले उदाहरण को। तो यहाँ पे टीचर की दो क्वालिटी समझ में आई कि एक क्या हो रहा है, आश्चर्य के साथ अच्छा ये हो जाता है, जैसे कि अव्यय वाला बताए थे एग्जाम्पल देकर, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर बता रहे हैं पढ़ाने में, ठीक है। और ठीक है, राम बाहर गया है, राम बाहर गया, राम, मोर सामने नाच रहा है, पीएम दाएं खड़े हैं, ठीक है। तो तीनों वाक्य में एक वचन बहुवचन करो तो बीच वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, बाहर जा रही है ना, तो बाहर खास प्रकार के स्थान की बात की जा रही है, ठीक है। इधर नहीं जा रहे हैं, आगरा नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस केवल कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं। तो स्थान का कहीं नाचने का काम कहाँ किया जा रहा है, सामने, तो किसी स्थान को बताया जा रहा है। खड़े कहाँ है कि दाएं तरफ खड़े, वो भी किसी स्थान की तरफ बता रहा है। तो क्या हो रहा है कि बात कर रहा है, आप मंदिर जा रहे हैं, जा सकते कहीं और भी, लेकिन क्रिया की विशेषता, अच्छा मतलब कि जो है बाहर जा रहा है, राम बाहर जा गया है, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता आप बाहर ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी स्थान की बात हो रही है, क्रिया के बस क्रिया करने का स्थान कहाँ है ना, लाइक स्थान के आधार पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण
अब उदाहरण से इसको भी देखते हैं, दूसरा वाला, राम पहले आया है ना। आप अपनी बात शीघ्र कहिए, लंदन में बारिश अक्सर होती है। तो यहाँ स्थान की बात नहीं पता चल रहा है ना, समय की बात हो रही है। राम के आने का समय किसी से तो पहले है, हाँ, इसीलिए राम के आने का समय पहले है, तो काल की बात हो रही है। यदि क्रिया की विशेषता से पहले हमें काल समय का बोध हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अक्सर मतलब होती है, रोजाना, काफ़ी होती रहती है, ठीक है। मतलब अक्सर मतलब क्या होता है कि रोजाना होता रहता है, काफ़ी होता रहता है, ठीक है। अब तीसरे का अर्थ डिफरेंट करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण वो तो हो ही गया। अब पानी पर्याप्त मात्रा में बह रहा है, जरा दूध दीजिए। तो पानी जो बह रहा है उसकी मात्रा के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। बहने की विशेषता क्या, ना तो स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही समय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बहने की विशेषता क्या है, पानी पर्याप्त मात्रा में बह रहा है, तो बहने की विशेषता क्या, इधर बह रहा है ये तो नहीं बता रहे। पर्याप्त बह रहा है तो वो क्या स्थान बता रहा है, नहीं। समय बता रहा है, नहीं। तो क्या बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ क्वांटिटी, मात्रा की बात हो रही है, यहाँ क्रिया की मात्रा की बात हो रही है। सो कॉल्ड एज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्या हो गया, इसको भी एग्जाम्पल जब समझते हैं। अचानक बिजली कौद उठी, राम धीरे धीरे लिख रहा है। तो यहाँ पे अचानक और धीरे धीरे अव्यय ये बता रहा है, अव्यय है ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये ना तो स्थान बता रहा है ना। धीरे धीरे ना स्थान बता रहा है, ना समय बता रहा है, ना परिमाण बता रहा है। तो ये बता क्या रहा है, यहाँ संबंधवाचक अव्यय भी नहीं है, परिमाणवाचक संबंध बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक मतलब और भी जो टाइप्स हैं वो नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है, ठीक है। तो क्रोधने का मतलब क्या है, बादल अचानक अचानक बिजली कौद उठी, राम धीरे धीरे लिख रहा है। तो क्या है, कौधने का ढंग क्या है, क्रिया होने का ढंग क्या है। तो यहाँ रीति की बात हो रही है, कैसे कर रहे हैं इसकी बात हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ढंग तरीके की बात हो रही है। अब देखिए, अब इसमें आपको बताना है, राम यहाँ आया है, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, इसमें है, सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं। तो राम यहाँ आ रहा है, स्थानवाचक है। कृपया नीचे आइए, नीचे आइए ना ऊपर या नीचे की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, तो स्थानवाचक कह रहे हैं। रथ उधर मुड़ गया, तो किसी स्थान की तरफ मुड़ा है ना, किसी तरफ, तो स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब राधा कम बोलती है, तो कम माने मात्रा की बात हो रही है ना, तो मात्रा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और फिर इसके बाद पीएम कभी कभी विदेश आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि कभी कभी आते हैं, तो रीतिवाचक की बात हो गई। राधा तुरंत चली गई, तो यहाँ पे कालवाचक की बात हो रही, ठीक है। किसकी बात हो रही, कालवाचक की हो रही है, ठीक है। कभी राधा तुरंत चली गई, है ना। अव्यय की परिभाषा दीजिए, अव्यय का भेद दीजिए, अव्यय में क्रिया विशेषण के भेद बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, अव्यय में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अब क्रिया विशेषण में स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक पढ़ा। तो कालवाचक का एग्जाम्पल जैसे मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है ना, तो इसमें जो है काल की बात हो रही, तो ऐसे परिमाण और रीति का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण तो हो गया था। अब संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय पढ़ने जा रहे हैं, तो आसान है, क्योंकि 3 को आंसर में से हटा दिया तो चौथा आपका आंसर होगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ मिलकर इनका संबंध वाक्य के इनका संबंध वाक्य के किसी अन्य दूसरे शब्द से कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। भाई संबंध क्या है, किस तरह से मेल है, ठीक है। बस के ऊपर यात्री बैठे हैं, तो बस और यात्री में संबंध बता रहे हैं। कृपया ऊपर आइए, तो इससे पहले संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिए, ऊपर से पहले संज्ञा नहीं, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगी, ठीक है। अब बस के ऊपर आइए, तो यहाँ पे पहले ऊपर के पहले संज्ञा है, तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। धन के बिना काम नहीं चलता, तो धन और काम के बीच संबंध है कि धन के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो द्रव्यवाचक होता है, धन तो द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में 14 दिया है, ठीक है। जैसे अर्थ आएगा वैसा ही संबंध बोधक अव्यय का भेद होगा,
ठीक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में 14 हैं। तो जैसे अर्थ आएगा उसी वैसा ही बोधक अव्यय हो जाएगा। तो अर्थ आप वाक्य का आधार पर समझ जाओगे कि वैसे वैसे नहीं समझ पाओगे कि कौन सा संबंध बोधक अव्यय है। कालवाचक यहाँ संबंध बताते समय काल की बात होती है। फरवरी से पहले जनवरी का महीना आता है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? समय का है, कि इससे पहले आता है। ठीक है। स्थानवाचक संबंध में यहाँ स्थान का संबंध होता है। हमेशा वाक्य का देख के वाक्य का अर्थ समझ के ही आप बता पाएंगे कि कौन सा वाला टाइप है संबंधवाचक का। यहाँ स्थान का संबंध होता है। गांधीनगर के निकट अहमदाबाद स्थित है। ठीक है। तो दो शहरों के बीच स्थान का संबंध है ना, कि दो शहरों के बीच संबंध है कि इसके निकट है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के निकट है। यहाँ नहीं पता चल रहा है कि किस तरफ है, बस पता है कि निकट है। ठीक है। दिशावाचक में क्या होता है? ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का संबंध बताता है। ठीक है। जैसे उत्तर पूर्व की तरफ मणिपुर स्थित है, तो उत्तर पूर्व और मणिपुर के बीच एकदम डायरेक्शन ही बता दिया गया है। ठीक है। स्थान वाचक नहीं है, ये दिशा का बता रहा है। तो ठीक है। तो दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। बट यहाँ पता है कि उत्तर पूर्व की तरह यह दिशा है। ठीक है। साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? डाक के जरिए पत्र पहुंच जाता है। तो पत्र पहुंचने का साधन क्या है? डाक के जरिए। ठीक है। तो डाक और पत्र में संबंधवाचक जो है वो क्या है? साधनवाचक है। हेतुवाचक संबंधवाचक का अव्यय क्या होता है? तो जहाँ क्रिया किसी और के लिए किसी और के मतलब से की जाती है। जैसे हेतु का मतलब क्या होता है? जब हम काम किसी और के लिए करते हैं, जैसे देश की खातिर जान कुर्बान, तो जान किसके लिए, किसके हेतु की गई? तो देश के लिए की गई। किसी कारण किसी चीज़ के लिए करते हैं। अब विषय की बात होती है तो पूरे के पूरे मुख्य विषय पर चर्चा होती। कोविड बीमारी की बाबत लॉकडाउन लगा हुआ है। क्रिया विशेषण जैसे समझ नहीं होती है ना। समय न साधन न हेतु न काल का पता चल रहा है। ठीक है। तो मतलब जो लॉकडाउन जुड़ा है वो कोविड-19 की वजह से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो विषय हो गया। व्यतिरेक वाचक में शायद जो काम नहीं के बिना अलावा बगैर राहत है ना, तो के बगैर के रहित है ना, तो जब कोई काम तो उसे व्यतिरेक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक के बिना अधूरा हो। धन के बिना गुजारा नहीं होता। ठीक है। तो अव्यय में अब देखें, अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे कि अविकारी शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। राम तेज दौड़ता, राम धीरे दौड़ता, थोड़ा और धीरे धीरे का हाथ से एक्सप्रेस देकर बता रहे थे। ठीक है। अब संबंधवाचक अव्यय पढ़ा है, इसके भेद पढ़ा, तो सेंटेंस देखेंगे, बताएंगे। वचन की खातिर श्री राम ने तो इसको क्या बोले? हेतुवाचक बोला। राम के भरोसे मुश्किलें कम हो जाती हैं, तो राम के भरोसे मुश्किलें कम हो जाती हैं, तो विषयवाचक हो गया। ठीक है। पढ़ाई के अलावा विद्यार्थी के पास कुछ और नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा तो यहाँ पे व्यतिरेक हो गया, क्योंकि अलावा बिना रहित। और दिल्ली के आसपास नोएडा है, तो आसपास स्थान की बात की जा रही है, तो स्थानवाचक हो गया। रामायण के उपरांत शक्तिमान आता है, तो यहाँ समय की बात होगी। कालवाचक संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय आ गया। फिर विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। अव्यय के जब खुद से सेंटेंस बनाकर ना समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। विनिमय मतलब लेन देन, व्यापार। इन वाक्यों में कुछ खास प्रकार के शब्द मिलते हैं। बदले, एवज, पलटे, जगह आदि। स्थान पर, जगह पर आदि। इस चीज़ के बदले किसी चीज़ का हो लेना, धन के एवज में, है ना। एक चीज़ के बदले किसी और धन के एवज में धन, अनाज ले लीजिए। तो धन और अनाज में संबंध बता रहा है कि धन के बीच में आदान प्रदान का संबंध हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? विनिमय बोधक। ऐसा ही धन के बदले आप ऐसा हो रहा है कि धन के बदले आप अनाज ले सकते हैं। सदृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। सदृश्य मतलब दो चीज़ें जो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक तरह हैं, समान है, योग्य हैं, बराबर हैं, तुल्य हैं। ठीक है। दो चीज़ों के बीच में संबंध है कि वो एक जैसी हैं, यही सदृश्यवाचक की पहचान होती है। कृष्ण के समान राम है, दोनों में क्या है? बराबर है। दोनों में समान का संबंध आ रहा है कि दोनों बराबर हैं। साहचर्यवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? एक साथ, जब दो चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं तो साहचर्य होती हैं। साथ, संग, सहित, समेत आदि। दूध सहित ब्रेड,
दूध सहित ब्रेड, दूध समेत ब्रेड, दूध साथ ब्रेड, है ना। तो ये तरह के साथ में आते हैं। जैसे दूध बिस्कुट के साथ चाय गजब स्वाद देती है, तो बिस्कुट और गजब के बीच क्या है कि साथ का संबंध है, ठीक है। तो साहचर्य बोधक हो गया, साहचर्यवाचक संबंध बोधक। अब संग्रहवाचक बोधक अव्यय क्या है, इसमें संग्रह की बात की जाती है, एक साथ जैसे इकट्ठा कर ली हो आपने, लगभग भर, मात्रा आदि का शब्दों का प्रयोग होता है। इकट्ठा हो जाती है तो मात्रा आदि के बताने के लिए होता है। आकाश गंगा में लगभग 200 बिलियन सितारे हैं, मतलब 200 बिलियन सितारों के, अब लगभग शब्द प्रयोग हुआ तो सितारों का संग्रह की बात की जा रही है। विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है, आप किन्हीं चीज़ों के विरोध कर रहे होते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टे। तो इसमें क्या हो रहा है, देश के खिलाफ काम करना देशद्रोह है। काम और देश में संबंध है कि काम जो देश के खिलाफ है ना, विरुद्ध, तो इसमें खिलाफ उलाफ शब्द का प्रयोग होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसमें विरोध आता है, ठीक है। तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, अपेक्षा, आगे, सामने। तो सदृश जैसे एक जैसे हैं, ठीक है। तुलना में क्या होगा, अपेक्षा, आगे, सामने, अधिक। तो सदृश माने एक जैसा, तुलना वाले में एक को बेहतर बता रहे होंगे, राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है, तो आप तुलना कर रहे हैं, एक को बेहतर बता रहे हैं, ठीक है। तो तुलना, अपेक्षा, आगे, सामने, यहाँ तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है। राम की अपेक्षा तुलना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, अगर आप अर्थ पर जाओ तो गांधी जी ने जीवन पर्यंत सर्व सेवा की साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक वाचक और क्या है, कालवाचक, स्थानवाचक। गांधी जी ने जीवन भर देश की सेवा की, कालवाचक नहीं, क्योंकि पूरे जीवन के समय की क्या जानकारी मिल रही, नहीं मिल रही है ना। स्टार्ट बर्थ से थोड़े शुरू किए थे सेवा करना, वो टुकड़े टुकड़ों में किए थे, उसी के संग्रह की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक में ये दो पुल के जैसे होते हैं, जो क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय के से अलग होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय से, हमें सम्मान चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए इसलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सम्मान प्राप्त करना है इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक है ये। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो समान होते हैं, इसमें मुख्य वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो समान होते हैं, इसमें मुख्य वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, इसमें आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं जो किसी और पर आश्रित होते हैं, ठीक है, जो किसी और पर आश्रित होते हैं। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जो समान होते हैं, इसमें मुख्य वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो किसी और पर आश्रित होते हैं, ठीक है। समानाधिकरण में क्या होता है, ऐसे वाक्य जो समान होते हैं, इसमें मुख्य वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं, कुछ संयोजक की तरह काम करते हैं, जो मतलब जो इकट्ठा करते हैं, दो वाक्यों को एक साथ लाने का काम करते हैं, और तथा एवं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यदि दोनों को अलग अलग विभाजन दोनों में से एक या अथवा एक की बात की जाए तो राम या शाम के अंदर, राम या शाम अंदर आएगा, दोनों में से एक आता है, ठीक है। विभाजन विरोध का होता है, अगर मगर किंतु परंतु, ठीक है। महाभारत में किंतु शब्द ज़्यादा दिखाई देता है, किंतु परंतु दिखाई देता है, मतलब विरोध है वहाँ ज़्यादा। निर्देशक में क्या होता है, अर्थात, यानी, आदि, ये निर्देश देते हैं, स्पष्ट करते हैं। अब जब समझ नहीं आता तो आगे अर्थात लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, हेतुक माने क्योंकि, इसलिए आते हैं यहाँ पे। एक वाक्य दूसरे वाक्य का कारण होता है। व्याधिकरण समुच्चय में यदि, जो, तो, यदि, ताकि, मानो, जैसे, वैसे आदि कुछ उद्देश्य कारण बताते हैं, ठीक है। हमने अभिकारी शब्द देखे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, संबंध बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। समुच्चय में क्या होता है, दो वाक्यांशों को जोड़े जो हमारे मन के भावों को जोड़े, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जितने प्रकार के मन के भाव उतने प्रकार के विस्मयादि बोधक होंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, मन के भाव के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय, शाबाश क्या बात है। जैसे एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को धोबी पछाड़ दी तो खुशी आई, तो बोले कि वाह क्या बात है, शाबाश, आहा, खूब, वाह वाह आदि। मन के अंदर की खुशी, प्रसन्नता बताते हैं। शोक सूचक विस्मयादि बोधक, त्राही त्राही जैसे बोलते थे वहाँ पे, रामायण देखते थे तो त्राही त्राही बोलते थे। और उफ, हाय, आहा, आह। तो ये अव्यय हमारे मन के अंदर के शोक, उदासी, दुख, संताप आदि को बताते हैं। तूफान आए, हाय, मर गई, चोट लगी, आह, चोट लग गई,
ठीक है। आश्चर्य सूचक अहो, ओहो, अरे, तो जाकर जो जैसे जोकर को देखा तो आश्चर्य हो गया, हो। क्रोध सूचक क्या होता है, दूर हट, चुप, चुप, और यहाँ पे दूर हट, मुझे क्रोध आ रहा है, तो यहाँ पे क्रोधवाचक हो गया। स्वीकार सूचक जी जी अच्छा आदि। जैसे योगी जी मीटिंग कर रहे हैं तो सामने वाले ऑफिसर बोलेंगे क्या, जी जी अच्छा, मतलब स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब संबंध बोधक क्या है अजी, है अजी, हे अजी आदि। जब पुकारते किसी को चोट लगती तो बोलते हे राम, ठीक है। भय सूचक में क्या होता है, बचाओ बचाओ आदि। वाक्य के अर्थ का आपके मन के डर को बता रहे हैं, ठीक है। घृणा सूचक छी छी, राम राम, दूर हट। जब कोरोना के समय में देखते ही बोलते छी छी, दूर हट। मन में जब मन की घृणा प्रकट होती है। निपात क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि स्वयं का अर्थ नहीं होता इसलिए ये अव्यय नहीं होते। जबकि मीनिंग, अव्यय का मीनिंग होता है। ये वाक्य के अर्थ में स्पष्ट लाने हेतु तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्वयं का अर्थ नहीं होता इसीलिए अव्यय नहीं होते, और अव्यय की मीनिंग होती है क्योंकि अव्यय की मीनिंग होती है, ठीक है। राम ने ही रावण को मारा, रावण ने ही राम ने रावण ही को मारा, राम ने रावण को ही मारा। अगर ही को हटा दे तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन राम जैसे होगा, राम ने रावण को मारा, बट ही लगाने से पहले वाले में, दूसरे वाले में केवल राम ही थे, राम ने रावण ही को मारा, ठीक है। केवल राम ही थे जिन्होंने रावण को मारा। अब देखिए, पहले वाले को राम ने ही रावण को मारा, अब दूसरे वाले को देखे तो अर्थ बदला, तो बताया कि सिर्फ राम ने सिर्फ रावण को ही मारा। तीसरे वाले का देखा तो तीसरे वाले का भी अर्थ ऐसा ही है। निपात के 9 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। इसमें से कौन अव्यय है, ठीक, अरे, किंतु वो सभी, तो सभी हैं यहाँ पे, है ना। अव्यय के भेद क्या होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। इसमें से कौन न्यूनता बोधक है, कुछ, थोड़ा, टूक, ये सभी हैं। निपात क्या होते हैं, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, तो अव्यय होते हैं। अव्यय, अब निपात अव्यय तो नहीं होते बल्कि अविकारी होते हैं। सो ऑप्शंस नहीं लाए इसलिए अव्यय टिक किए। छोटे बच्चों तक बात नहीं मानते, वाक्य में निपात है छोटे बच्चे तक, ठीक है। निम्न वाक्य में अव्यय से पूरा होगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। विस्मय आदि बोधक के 8 भेद होते हैं। दूर हट किस प्रकार का है, तो यहाँ घृणा बोधक है, ठीक है, घृणा बोधक। राम राम, तो इसमें कौन सा है अव्यय, ये किस प्रकार के अव्यय होते हैं, प्राचीन, के बिना, किंतु, किंतु, धीरे धीरे, के सहारे। के बिना तो होता है व्यतिरेक संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। इसमें कम्प्लीमेंट्री होते हैं, के बिना, अलावा, है ना, बगैर। विकारी अविकारी होते हैं। इसमें परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं। अब इसमें शब्द देगा और सर्वनाम के भेद पूछेगा। सर्वनाम में के विकारी रूप से क्वेश्चन पूछता है। 4 शब्द देगा, हमने, हमसे, हमको, हमारे लिए। इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष कारण कारक बहुवचन है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। राधा होशियार लड़की है, राधा यूपीएसआई की तैयारी कर रही है, राधा यूपीएसआई टॉप करना चाहती है। उस राधा के माता पिता राधा की सब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं। राधा अपना काम राधा करती है। तो यहाँ पे देखिए, अब राधा की जगह वह लगा दिए, उस लगा दिए, फिर उस लगाए, फिर स्वयं लगा दिए। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो पहले संज्ञा था उसको देख रहे थे, संज्ञा के स्थान पर अलग अलग सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिए। अब स्वयं, अब भाषा में स्पष्टता सी आ गई, मज़ा सा भी आ गया पढ़ने में सेंटेंस को। वैसे सर्वनाम का यूज़ ना करें तो भी शुद्ध रहेगा, बट बच यूज़ करें तो काफ़ी स्पष्टता आ गई, मज़ा आ गया। सर्वनाम क्या हो, सर्व माने सबका, नाम माने संज्ञा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यदि याद रखें कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का फायदा तभी होगा जब सर्वनाम से पहले संज्ञा होगी। अगर पहले संज्ञा प्रयुक्त नहीं हुई तो सर्वनाम का प्रयोग करें, तो सर्वनाम प्रयोग करें तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सर्वनाम विकारी शब्द है, अर्थात लिंग कारक वचन में परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। नाम ऐसी चीज़ होती है जिससे उस चीज़ की पहचान होती है। नाम अर्थात पहचान, अर्थात संज्ञा। अब यही संज्ञा की वजह सर्वनाम यूज कर लिया है ना। संज्ञाओं के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उस आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है।
पुरुषवाचक सर्वनाम यदि सभी व्यक्तियों के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सभी संज्ञाओं के स्थान पर जैसे सर्वनाम होते हैं उस हिसाब से 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी निश्चित वस्तु के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है, जैसे यह कार मेरी है, निश्चित है, आप एकदम श्योर हैं तो बोलते हैं आप यह कार मेरी, और यहाँ पे कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक जैसे घर पर कोई अंकल आए और आप पहचाने नहीं, आप पापा से बोले कि पापा घर पर कोई आया है। ठीक है, तो अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए तो कुछ का इस्तेमाल करते हैं, प्राणी के लिए कोई का इस्तेमाल करते हैं ना, जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक में क्या होते हैं सर्वनाम में, जैसे हमें पढ़ाई और सिलेक्शन में साबित करना, संबंध जो पढ़ेंगे वही सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे संबंध आ गया। प्रश्नवाचक में जैसे बोले कि कोई आया, तो यहाँ तो अनिश्चित है, लेकिन जैसे बोले कि कौन आया, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। नोट्स बनाने की आदत जिस स्टूडेंट में होती है वो एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है। ठीक है, ये हो गया। निजवाचक होते हैं जो ये होते हैं जिन शब्दों को स्वयं या खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो ये होते हैं जिन शब्दों को स्वयं या खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे निजवाचक बोलते हैं। अब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम बाद में बताएंगे कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। जो सर्वनाम व्यक्तियों के आधार पर, व्यक्तियों के स्थान पर होते हैं, व्यक्ति में स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं। जैसे राधा एक होशियार लड़की है, वह यूपीएससी टॉप करना चाहिए। जी मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, राधा ने बोला कि राधा ने के स्थान पर मैंने इस्तेमाल किया, तो अगर राधा से मैं कहूँ आपके क्लासमेट के बारे में बताना चाहते हो तो उसके लिए मैंने वे का प्रयोग किया है ना। ठीक है, तो ये सभी शब्द राधा से, मैं, वह, तुम, वे, राधा के सहपाठी, तो ये सभी शब्द व्यक्तियों के स्थान पर, व्यक्तियों के नाम पर प्रयुक्त होते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कार्ड है सर्वनाम एंड संज्ञा में भी व्यक्तियों के नाम पर प्रयुक्त शब्द कार्ड एज पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा में प्रयुक्त स्थान पर सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा में भी व्यक्तियों के स्थान पर, व्यक्तिवाचक के स्थान पर, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। अन्य पुरुष में क्या होता है, वक्ता और श्रोता से भिन्न। तो वक्ता बोलने वाला मैं, हम प्रयोग करता है, एक वचन और बहुवचन होता है। हम बोलने वाला वक्ता अपने लिए अपने स्थान पर यह प्रयोग करता है। ठीक है, श्रोता वाला तू, तुम, आप संबोधन पुकारते हैं ना, संबोधन देते हैं जब श्रोता सामने वाले के लिए नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करता है। और वक्ता और श्रोता से भिन्न, ये, वे, यह, वह दोनों के अलावा जब किसी तीसरे की बात हो रही है तो उसके नाम के स्थान पर, तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे बोला गया है। अब निश्चयवाचक निश्चित चीज़ों का बोध कराते हैं, जहाँ आप एकदम निश्चित हो, मतलब चीज़ का बोध होता है। जैसे आपसे पूछा कि यह कार किसकी है, तो आपको निश्चित रूप से पता है कि यह कार किसकी है, तो बोलेंगे यह कार मेरी है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है अगर कार थोड़ी दूर पर है तो बोलेंगे कि यह कार मेरी है ना, वह कार मेरी है। तो चीज़, वस्तु आपके पास है तो एक वचन में यह प्रयोग करते हैं, वह दूर है, आपसे दूर है तो वह प्रयोग करते हैं। यह वह आपने अन्य पुरुष में इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो संबोधन के लिए इस्तेमाल किए थे, एंड वो व्यक्तियों के स्थान पर किए थे। ठीक है, यह वह अन्य पुरुष में इस्तेमाल के लिए किए थे, लेकिन वो संबोधन के लिए किए थे। ठीक है, जो अभी इससे पहले वाले में पुरुषवाचक में पढ़े थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वो व्यक्तियों के स्थान में किए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तुओं के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अनिश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक अनिश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके दरवाजे पर आए, उन्होंने बोला कि पिताजी से मिलना है, आपने उनका नाम नहीं पूछा तो पहचान नहीं किए, तो पिताजी से बोले कि पिताजी कोई आया है, यह प्राणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसीलिए यह अनिश्चित वस्तु के लिए कुछ शब्द कराता है, कुछ शब्द, उदाहरण पिताजी कोई आया है और कुछ लाया है। ठीक है, तो
कुछ शब्द बस अनिश्चित वस्तु के लिए भी कहते हैं और कोई अनिश्चित प्राणी के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं। लाइक वो डिब्बा लाया हो तो अपने साथ, है ना, तो अपने साथ कुछ लाया है ये भी बोल दिया, ठीक है। संबंध बोधक में क्या होता है, आपने घर वालों से फेमस सुना है कि जो जागेगा वो सोएगा, जो सोएगा वो खाएगा, वो खोएगा, ठीक है, खोएगा। तो दो परस्पर प्राणी वस्तुओं के बीच संबंध को बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जागेगा सो पाएगा, जागने वाले सोने वाले के बीच में संबंध है, जो जागेगा वही पाएगा, जो बनाएगा वो खाएगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या है, प्रश्न का बोध ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ कौन है, इस शब्द से पता चलता है कि कोई प्रश्न कर रहा है। वहाँ कोई है, इस शब्द से पता चलता है कि अनिश्चय है, मतलब कि नाम क्या है, नाम क्या है उनको, अच्छा कुछ है, मतलब कोई प्राणी से मतलब है। यहाँ हमारे हाथ में क्या है, तो मतलब वस्तु से है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहाँ आपका मतलब खुद के बलबूते पर हो, खुद के बलबूते के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चे सांप छेड़ रहे तो बच्चों को बोले कि मत छेड़ो वह आप चला जाएगा, मत छेड़ो वह आप चला जाएगा, मतलब खुद चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा, स्वयं के दम पर चला जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, तो अपनी माने स्वतः, खुद के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, जो काम खुद के द्वारा किया जाता है वह सफल होता है, ठीक है। अपना काम आप करो, मतलब स्वयं के बलबूते की बात कर रहे हैं। आप भला तो जग भला, यदि व्यक्ति स्वयं खुद भला होगा तो जग भी उसके लिए भला होगा, ठीक है। मैं आप के स्थान पर कर रहे, और आप खुद के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं आप अपने नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम एवं खुद स्वयं के बलबूते की बात में अंतर है, ठीक है। अपने नाम पर बात कर रहे हैं और जो है खुद के बलबूते की बात में अंतर है। तो इसमें कितने होते हैं, मैं तुम, ठीक है, मैं तुम, यह वह, कुछ, कोई, कुछ, जो, सो, आप यानी निज, कौन, क्या, और फिर इसके बाद क्या है, कुल गिनो कितने शब्द हुए, तो 11 शब्द हुए, ठीक है। और जो है अब कुल सर्वनाम 11 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, है ना। तो ये अपने आप देखिए गिन लिए। अब जैसे हम जैसा पढ़े थे वो सर्वनाम विकारी रूप होते हैं, यही यूपीएससी लेखपाल में आता है। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। सर्वनाम के भेद क्या है, 6। अनाप शनाप सर्वनाम के कुल शब्द कितने हैं, 11। जो, सो सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का कौन सा भेद है, संबंध बोधक, ठीक है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक, कौन, क्या प्रश्नवाचक, मैं तू हम, है ना, तुम हम तू पुरुषवाचक है, यह वह निश्चयवाचक, निजता आप संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। आप क्या है, मतलब स्वयंवाचक होता है। क्या होता है, निजवाचक। निजवाचक कहीं और दिया था, नहीं दिया तो निजवाचक है, ठीक है। अब सर्वनाम वाचक निज, आप जो है निजवाचक है। संबंध क्या है, सर्वनाम क्या है, विकारी के रूप में होता है। विकार माने क्या होता है, जिसका अर्थ परिवर्तन हो जाए, है ना, जिसका मतलब जो परिवर्तन हो सके। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, वह खाना, वह जा रहा है, वह जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वनाम में लिंग परिवर्तन से, लिंग परिवर्तन रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। जैसे खा रहा हूँ, खा रही हूँ, तो मैं तब भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो कारक एवं वचन बदलने से सर्वनाम के विकार में विकार आता है। कारक 8 प्रकार से होते हैं। संबोधन कारक के अलावा सभी कारक सर्वनाम में परिवर्तित हो जाते हैं, संबोधन बस नहीं होता है ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम में कैसे परिवर्तन आता है, उत्तम पुरुष मैं लिया, है ना, एक वचन। जैसे कर्ता ने किसी काम ने किया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिया, पदान से अलग होने के अलग होने में, फिर रा री रे अलग होने के लिए रा री रे का की के संबंध हो गया। अधिकरण में क्या हो गया, में पर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो, तो कर्ता क्या है, एक वचन है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कर्ता आ गया मैं। किसने बाग में पानी दिया, मैंने, तो कर्ता क्या है, मैंने हो गया। तो मैं और मैंने होता है। अब बहुवचन में क्या है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, हम
क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। बोले किसने बगीचे में डाला? तो हमने डाला। तो यहाँ पे कर्ता एक वचन के लिए कर्ता एक वचन के लिए मैं हो गया मैंने, बहुवचन के लिए हो गया हमने। ठीक है। अब बाग में पानी किसने दिया? बाग में पानी दिया तो मैंने दिया। तो एक वचन में मैं की जगह मैंने भी होता है, एक वचन में मैं की जगह मैंने भी होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए फिर क्या होता है, एक वचन में मैं की जगह मैंने, मैं मुझे पानी दो, हमें पानी दो, हमको पानी दो। आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले से कह रहे हो कि आपको पानी दे। उस पानी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है। अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है कर्म होता है। तो मुझे मारो, आओ आओ मारो भाई मारो। किसको पानी चाहिए? मुझको पानी चाहिए। तो काम करने वाले में को कर्ता कहते हैं, है ना। तो फिर इसके बाद जो है ये हुआ काम करने वाले का प्रभाव जिस पे मुझे मारो, है ना। मुझको पानी दो, मुझको हो गया हमें मारो, हमें पानी दो, हमको पानी दो। ठीक है। अब करण हो गया। करण में क्या होता है कि क्रिया के साधन जिसके द्वारा हुआ, ये काम किससे हुआ, ये काम ये पौधा किसके द्वारा गिराया गया? तो जब क्रिया का साधन अर्थात गिराने की क्रिया संपन्न हुई, वह खुद से वीडियो में गिरा रहे थे कुछ चीज़, हाँ, तो मुझसे संपन्न हो रही है या हमसे हुआ है। तो क्रिया का साधन जिसके द्वारा हुआ वही करण कारक होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं का करण कारक एक वचन में होगा मुझसे और हमसे होगा बहुवचन में। ठीक है। अब फिर इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को, तो ये होता है संप्रदान को के लिए। तो को में आएगा मुझे कंबल दो। तो के लिए मेरे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। ठीक है, को के लिए आता है। तो अपादान से अलग होने का अर्थ में राधा जी से कृष्ण कहते, पढ़ाई नोट्स तुमसे कहते, तो मुझसे दूर मत जाओ। अयोध्यावती सीता राम जी से बोले कि हमसे दूर मत जाइए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मेरे लिए, है ना, संप्रदान में क्या होता है, मेरे लिए दो, है ना। तो किसी के लिए किया जाता है। ठीक है। अब जो है मेरे लिए, मुझे और हमारे लिए हमें, है ना, मुझको को या मुझे वही बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है अपादान से अलग मुझसे हमसे दूर ना जाओ। संबंध में रा री रे का की के, जैसे मेरा भाई मेरी बहन, यहाँ पे क्या है, या मेरा भाई या मेरी बहन, ये मेरे दोस्त है, या हमारा भाई या हमारी बहन है, या हमारे दोस्त हैं। ठीक है। अधिकरण में पर में क्या क्रिया क्या है अंदर, मुझ में भूत समाया है, मुझ में माता समाई है, मुझ पर भूत आया है, हम में भगवान का वास है, हम पर माता रानी का आशीर्वाद है। तो ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मैं संबंध में रा री रे का की क्या आता, मेरा मेरे मेरे, हमारा हमारी हमारे। अधिकरण में क्या होता, मैं पर होता, मुझ में मुझ पर, हम में हम पर, हम पर हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, यह पौधा किसके द्वारा, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अब तू का देखते हैं। तू में क्या होता है, कारक एक वचन बहुवचन होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध रा री रे काकी के अधिकरण में पर। ठीक है। तो एक वचन होता है, बहुवचन होता है। तो कर्ता ने मतलब, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तू का है। कर्ता ने काम किसके द्वारा हुआ है, तू क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तूने क्या किया है, तुमने क्या पढ़ा है। ठीक है। तुमने क्या पढ़ा है, तो क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ तूने, तुमने बहुवचन में इस्तेमाल हो गया। कर्ता ने कई लोगों को बोलना है। अच्छा, तुझको देख लूँगा। श्रोता के लिए क्रिया का प्रभाव क्या है, किस पर प्रभाव पड़ा, देखने का प्रभाव क्या पड़ा, सामने वाले पर। तुझको, तुझे देख लूँगा। कई लोगों को बोलना, तुम्हें देख लूँगा। ठीक है। तो तुझको, है ना, तुझको तुम्हें हो गया। ठीक है। अब करण वाला देखते हैं। करण तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ये काम कैसे हो पाएगा। बहुवचन में तुझसे ये काम कैसे हो पाएगा, बहुवचन तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ये काम कैसे हो पाया, हो गया बहुवचन। तुमसे ये काम कैसे हो गया,
तो यहाँ पे किसी के साधन के द्वारा जब बात की जा रही है, संप्रदान माने तुझे देख लूँगा, तुझको देख लूँगा, तुझको क्या करना चाहिए, है ना। तो किसी को संबंध को मतलब किसी के लिए जो है ना, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करनी है, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करनी है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे संप्रदान हो गया, फिर अपादान, तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, तुझसे दूर नहीं जाऊँगा, तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, तुम लोगों से दूर नहीं जाऊँगा, है ना। तो तू से, तू को, तुझसे लिखते हैं, ठीक है। संबंध तेरे भाई, है ना। और अधिकरण में क्या होता, तेरी बहन, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे लोग, तुम्हारे तुम्हारे तुम। फिर इसके बाद अधिकरण में क्या होता है, क्रिया के स्थान पर होता है तुझ में रब बसता है ना। किस में है, तुझ पर भूत चाढ़ता है, तुमको, तुम में, तुम लोगों पर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कर्म को, हाँ, तुझको, तूने, तुम्हें, देख लूँगा, ठीक है। तुझसे, तुझसे और तुमसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। से कर्ता को, संप्रदान को के लिए तुझे, तुझको, तुम्हें, तुम्हारे लिए यूज हुआ, ठीक है। तुम्हें, तुम्हारे लिए यूज हुआ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और मज़ा आएगा। फिर अपादान क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। फिर संबंध में क्या होता है, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। अधिकरण में क्या होता है, तुझ पर, तुझ में, तुम लोगों पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब मध्यम पुरुष, आप, संबोधन, आदरवाचक। आदरवाचक में कैसे होता है, कर्ता ने, अब यहाँ पे इसका उन्होंने नहीं बताया, अच्छा बताया, आपने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, तो ये कर्म में हो जाएगा, आप लोगों को क्या चाहिए। फिर आपसे ये काम नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके द्वारा होता है, आपसे ये काम नहीं होगा, आप लोगों से काम नहीं होगा, ठीक है। करण से हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान का के लिए, तो संप्रदान का के लिए, आप लोगों के लिए चॉकलेट लाया हूँ, कुछ चीज़ किसी के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ चॉकलेट, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। अपादान, अपादान में क्या होता है, से अलग होने के लिए, आपसे मैं दूर नहीं जाऊँगा, आप लोगों से दूर नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर इसके संबंध में रा री रे काम नहीं आएंगे यहाँ पे। फिर आपका, आपरा नहीं बोलते हैं, आपका, आपकी, आपके, आपका भाई, आप लोगों का भाई, ठीक है। फिर आप में, आप पर, आप लोगों में, आप लोगों पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यही है कि कर्ता में आता है आपने, आप लोगों ने। कर्म में आता है आपको, आप लोगों को। करण आता है आपसे, आप लोगों से। संबंध, संप्रदान आता है आपके लिए, आप लोगों के लिए। अपादान आता है आपसे, आप लोगों से। संबंध में आता है आपका, आप लोगों का। फिर अधिकरण में आता है आप में, आप पर, आप लोगों में, आप लोगों पर, ठीक है। तो यह निश्चयवाचक, पास की चीज़ें निकट के लिए, है ना। निकट के लिए, यह सुंदर मकबरा है, यह कार लाल है, ये कारें लाल हैं, ये काम किसने किया, ये काम इसने किया, ये बहुत बहुत लोग होते हैं, पास आते हैं। तो मतलब यह का इन्होंने बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सुंदर मकबरा है, यह कार लाल है, ये यह का हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता का हो गया बहुवचन, ये हो गया, ठीक है। अब ये काम किसने किया, तो ये काम इसने किया, है ना। यह काम, बहुत से लोग हैं और पास होते, तो इन्होंने किया, ठीक है। तो यह इसने हो गया, ये इन्होंने हो गया। फिर इसके बाद अब मुझे निश्चय पता है, तो बोला इसको मत मारो, इसे मत मारो, है ना। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मारने का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो इनको मत मारो, इन्हें मत मारो, इसको का इनको हो गया, ठीक है। तो वही हो गया, कर्म को क्या हो गया, इसको इसे, इनको इन्हें हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे काम नहीं होगा, इससे काम, इनसे काम नहीं होगा, तो इससे काम नहीं होगा, इनसे काम नहीं होगा, ठीक है। करण से के द्वारा हो गया। अब संप्रदान, अपादान में क्या है, इस, इसको, इसको, इसे, इन्हें, इनको, ठीक है। संप्रदान के लिए इन्हें, इनको, इनको लिए, इनके लिए, ठीक है, ठीक है। अपादान से अलग के अर्थ में, तो इससे, इससे बच कर रहो, इनसे बच कर रहो, ठीक है। तो अपादान में इससे, इनसे हो गया। संबंध में क्या होता है,
संबंध में होता है ये काम किसने किस व्यक्ति ने किया, तो आप अनिश्चित हो तो किसने चोरी की, किन्हीं ने चोरी की, किसको कंबल मिलना चाहिए, किन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसकी, इनका इनकी हो गया। ठीक है, संबंध में इधर हो गया था। अब इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक कोई का हो रहा है, तो कोई आप निश्चित नहीं थे, किसने चोरी की, किसी ने चोरी की, और फिर ये किन्हीं ने चोरी की, तो यहाँ पे कर्ता ने किसने और किन्हीं ने आ गया। अब करण में साधन की बात हो रही है, किसी से साधन की बात हो रही है, तो किसी को, किन्हीं को, है ना, करण से के द्वारा, किसी से, किन्हीं से, फिर किसी को, किन्हीं को। अपादान में क्या होता है, अपादान में क्या होता है कि